मध्य प्रदेश में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन जो घटनाक्रम चल रहा है उसने सीएम कमलनाथ की नींद जरूर उड़ा दी होगी। कमलनाथ पहले ही दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसी चुनौतियों से दो चार हो रहे हैं, लेकिन कमलनाथ ने पिछले 1.5 साल में अपने आप को प्रूव किया कि वो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। लेकिन अब की बार विधायकों के दल बदल की खबरों से उनका पारा चढ़ गया, यानी वो परेशान हो गए, और परेशान होना लाजमी भी है। मंगलवार सुबह से ही कमलनाथ सरकार के विधायकों ने रंग दिखाने शुरू कर दिए। कुछ विधायक पहले दिल्ली पहुंचे, फिर उन्हें गुरुग्राम के एक होटल में ले जाया गया। रात होते होते कमलनाथ के 2 दूत भी गुरुग्राम पहुंच गए। हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और यह ड्रामा खूब चला। करीब 1 दर्जन विधायकों में से आधे वापस अपने घर लौट चुके हैं जैसी खबर है, लेकिन आधे अभी भी फरार हैं, यानी वो गायब है, जबकि कुछ अभी भी बीजेपी के साथ संपर्क में हैं। हालांकि बीजेपी के सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि 10 कांग्रेस के और 4 अन्य यानी 4 इंडिपेंडेंट हमारे संपर्क में हैं, यानी उनको भरोसा है कि ये सरकार अब मजबूत नहीं है। कांग्रेस बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए सियासी संकट को कांग्रेस का अंदरूनी घमासान करार दिया है। सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश कर्नाटक पार्ट 2 बनने जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। कांग्रेस के कला से क्या मध्य प्रदेश में खिलेगा कमल? ये सरकारों को तोड़ने के लिए बीजेपी पार्टी सारे ताकत झोंक दिया है। तो उल्टा चोर जो है वो कोतवाल को डांटे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते आप। अनैतिक तरीके से किस तरह से सरकार बनाई जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना खेल। मध्य प्रदेश में सियासत का खेल पल पल करवट बदल रहा है। मंगलवार सुबह से शुरू हुआ घमासान देर रात तक जारी रहा। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी कलह बता रही है। नरोत्तम मिश्रा या और बीजेपी के जिन ने भी ये कुकृत्य किया है, ये पाप किया है, घृणित, उनके लिए कानूनन प्रोविजन भी कुछ होगा, उसकी सजा मिलेगी। अब कांग्रेस के विधायकों के काम नहीं हो रहे, मुख्यमंत्री से लेके मंत्री तक भ्रष्टाचार में गली तक डूबे हुए, तो लोग संपर्क करते हैं। 15-20 एमएलए हैं संपर्क में हमारे। कांग्रेस के आरोप हैं कि 4 विधायकों को बीजेपी ने कर्नाटक पहुंचा दिया है, उनके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है, जबकि बाकी विधायक गुरुग्राम से वापस अपने खेमे में लौट आए हैं। जो एक विधायक हैं रामबाई, उनको गुमराह करके भाजपा के लोगों ने होटल में रखा था, उनको हम बाहर ला चुके हैं। और भी विधायक हैं जो हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी को यही करना था तो उसी दिन बना सकते थे सरकार, जिस दिन हमारे पास 4-5 विधायक कम थे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर राज्यसभा जाने के इच्छुक हैं और उन्होंने कमलनाथ सरकार बचाने की एवज में हाईकमान से इसकी मांग की है। कांग्रेस हाईकमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी राज्यसभा भेजना चाहती है, लेकिन सूत्रों की माने तो सिंधिया अपने लिए प्रदेश अध्यक्ष पद की मांग कर रहे हैं और इसके लिए कमलनाथ तैयार नहीं है। यानी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के घर में ही घमासान छिड़ा है। अब मामला उनके घर का है, आरोप हम पे लगाते हैं। इतने गुट है कांग्रेस में कि आपस में मारामार मची हुई है। झूठ बोलकर लोगों को झूठा दिलासा देकर यहाँ बुला लिया गया था, और अब उस बात को साफ हो गया है कि उनके पूरी योजना असफल हो गई है। अप्रैल में मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटें खाली होने जा रही हैं। फिलहाल इनमें से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन मौजूदा समीकरण में 2 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। ऐसे में इस घमासान के पीछे राज्यसभा का एंगल भी चर्चा में है। आज भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि आगे आने वाले समय में उनके 15 साल का घोटालों का खुलासा होने वाला है, इसीलिए ये इनका प्रयास है। सवाल ये है कि कमलनाथ भीतरघात का शिकार हो रहे हैं या ब्लैकमेलिंग का, या फिर ऑपरेशन कमल का। और सवाल ये भी कि क्या मध्य प्रदेश में कर्नाटक वाली हवा चलने वाली है? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। टक्कर में आज के सवाल, क्या कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य निकलने वाला है? क्या कमलनाथ अंदरूनी घमासान की कीमत चुकाएंगे? कमलनाथ खुद एक बड़े नेता है, कद्दावर नेता है। क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस चल रहा है? क्योंकि याद करिए, कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी ने
कुछ ऐसा ही किया था। मेरे साथ बात करने के लिए अमित मालवीय हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड भी हैं और वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं पार्टी के। मेरे साथ अभिज्ञान प्रकाश हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका अभिनंदन है। क्लाइड कैस्ट्रो हैं, एनसीपी के नुमाइंदे हैं। मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं। और मेरे साथ आलोक मेहता है। आलोक मेहता के कई परिचय हैं। आलोक मेहता नई दुनिया के संपादक रहे, आलोक मेहता आउटलुक हिंदी के संपादक रहे और मध्य प्रदेश से गहरा ताल्लुक है। और सतीश प्रकाश हैं, बीएसपी की विधायक। रामबाई के चक्कर में ही ये सब कुछ हुआ है, ऐसा अटकलें लगाई जा रही हैं। मैं सबसे पहले अभय दुबे और अमित मालवीय आपका रुख करता हूं, क्योंकि एक सरकार बचाने के लिए है और एक पर आरोप है। अमित मालवीय, क्योंकि आप पे आरोप है, शुरुआत आपसे करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी हमारा खेल खराब कर रही है, कोशिश जितनी भी कर ले हम खेल को खराब नहीं होने देंगे। अमीश जी, मध्य प्रदेश सरकार में एक कैबिनेट मंत्री हैं फॉरेस्ट के लिए, उनका नाम है उमंग सिंगर जी। बिल्कुल। वो क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने ये ट्वीट किया, माननीय कमलनाथ जी की सरकार पूर्ण रूप से सुरक्षित है। ये राज्यसभा में जाने की लड़ाई है, बाकी आप सब समझदार हैं। ये मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं, और अगर वो इस बात को अपनी ट्वीट के माध्यम से कहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, उनका अंदरूनी कला है और राज्यसभा में जाने की कवायद है। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। जब से सरकार बनी है, जितने भी इन्होंने वायदे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया, चाहे किसानों की ऋण माफी का हो, जिसके आधार पर इन्होंने सरकार बनाई। देखिए, या जो ये विधायक ऋण माफी के चक्कर में तो गायब नहीं हो रहे। भत्ता देने ठीक है अमित मालवीय, किसी पे भी इन्होंने अपनी बात को पूरा नहीं किया। आपने अपनी बात रखी। मैं अब रुक करता हूं अभय दुबे का। अभय दुबे जी, ये उमंग सिंघर तो आप ही के नेता है, वो खुद लिख रहे हैं, उन्हें 2:50 में ट्वीट करिए, माननीय कमलनाथ जी की सरकार पूर्ण रूप से सुरक्षित है। ये राज्यसभा जाने की लड़ाई है, बाकी आप सब समझदार हैं। और उसके आगे उन्होंने आंख मारने वाले स्माइली 3 बार लिखे। और आपके यहाँ नेता भी 3 है, कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है और ज्योतिरादित्य सिंधिया है। अब ये उमंग सिंघर का ट्वीट मैंने आपको पढ़ के बताया है। अभी तक मैंने अपना सवाल कुछ नहीं पूछा आपसे, जवाब दीजिए इस ट्वीट के ऊपर। अमीश देवगन जी, 2 चार्टर भारतीय जनता पार्टी ने किए। ये लोटस की लूट का जो खेल है आज से नहीं, मध्य प्रदेश में 15 साल से चल रहा है। इसलिए करोड़ों रुपए संग्रहित किए और शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा ने एक षड्यंत्र रचा कि कांग्रेस के विधायक और कुछ इंडिपेंडेंट विधायकों को करोड़ों रुपए का प्रलोभन देके कोशिश की सरकार बनाने की। नतीजा क्या हुआ? दोनों के दोनों नेता बेनकाब हुए। उमंग सिंघर को भी लालच दिया गया। उमंग सिंघर को भी लालच दिया गया। एक विसिल ब्लोअर, ये उमंग सिंघर कौन है? ये उमंग सिंघर वही है जिन्होंने दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया था कि ये रेत के माफिया के साथ हैं, ये पैसा लेते हैं। ये वही उमंग सिंघर है। मैं बताता हूं, मैं मध्य प्रदेश की राजनीति को भली भांति समझता हूं। ये लक्ष्मीकांत शर्मा, इनके पूर्व मंत्री, भाजपा के नेता, उन्होंने शिवराज जी पर क्या आरोप लगाए, वीडियो है सबके सामने। ठीक है, उन पर आरोप लगाए तो उमंग सिंघर को किस कैटेगरी में रखे? यानी आप मान रहे हैं, एक सेकंड, आप मान रहे हैं जो शिवराज पे आरोप लगे वो सही थे, तो क्या उमंग सिंघर के आरोप भी सही है? मतलब आप तर्की कर रहे हैं। अभय दुबे मान रहे हैं कि जो उमंग सिंघर ने बोला वो भी जायज है, वो भी सही है। नहीं बिल्कुल। देखिए, अभी आपने बोला ट्वीट देखा नहीं, ये अमित मालवीय जी अभ्यस्त हैं। अब सुनिए तो, मैं अमित मालवीय को छोड़िए, 27,000 वोटों से सिंघर की टाइमलाइन खोलिए। 27,000 वोट से उपचुनाव भाजपा हारी मध्य प्रदेश में झाबुआ का। इतने बड़े प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश की सरकार आप लोग चला रहे हैं, आपने उमंग सिंघर का ट्वीट नहीं देखा? मतलब कम से कम आप और मैं आप इतने पुराने खिलाड़ी हैं, आप ये बात तो मत करिए कि आपने अपने कैबिनेट मंत्री का ट्वीट नहीं देखा। वो कह रहे बाकी आप सब समझदार हैं। इतने अगर वो समझदार है और आप समझदार है तो हम भी बेवकूफ नहीं है सर।
तो इस ट्वीट के आधार पर क्या जो भाजपा ने षड्यंत्र किया, चार्टर प्लेन किए, 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, हम तो प्रमाण देंगे। अभी इथिक्स कमेटी आएगी, दोनों की सदस्यता जाएगी, नरोत्तम की भी जाएगी और शिवराज जी की भी जाएगी। विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे, याद रखिएगा इस शो को। हम प्रमाण प्रस्तुत करने वाले एथिक्स कमेटी में विधानसभा की, और विधानसभा अध्यक्षों को जो प्रमाण दिए जाएंगे, हाउस इनकी मेंबरशिप खत्म करेगा। एक बात, ये बड़ा चैलेंज कर दिया है अमित मालविया, पूर्व मुख्यमंत्री, 3 टाइम सीएम, उनकी सदस्यता जाएगी, उमंग सिंगर की भी जाएगी क्या? भ्रष्टाचार का किया है, कदाचरण का सीधा मामला है। इस कदाचरण के मामले में आचरण समिति इनकी सदस्यता खत्म करने की सिफारिश करेगी। एक बात, दूसरी बात, अब हुआ क्या है, अभी जो एक दो लोग विधानसभा, अमित मालविया का जवाब सुन लीजिए। नहीं अमीश जी, विधानसभा आपने इतने गंभीर आरोप लगा दिए बीजेपी के ऊपर, जवाब भी सुनेंगे बीजेपी के प्रवक्ता का। देखिए हार की कगार पर खड़े हैं, 114 विधायक हमारे हैं, एक मंत्री है प्रदीप जायसवाल, 115 पूरा बहुमत है हमारे पास। तो फिलहाल तो 6 गायब हैं। चलिए बोलिए अमित मालविया। अमीश जी, ऐसा है, इन्होंने सब बातें करी, इधर उधर सब चीज कहा, लेकिन उमंग सिंगर जो इनके मंत्रिमंडल में मंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रीय सचिव, उनके बयान पे इन्होंने एक भी टिप्पणी नहीं करी। भाई ऐसा क्यों होता है कि हर बात कांग्रेस के ही विधायक इधर उधर छटक जाते हैं? और क्या कांग्रेस के विधायकों की सुरक्षा करना भारतीय जनता पार्टी का जिम्मा है? क्या इनसे अपना घर नहीं संभल रहा? और अगर इनसे अपना घर नहीं संभल रहा तो ये सरकार क्या चला रहे हैं? मध्य प्रदेश की जनता त्राही कर रही है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, मुआवजा नहीं मिल रहा है, उनके लोन माफ नहीं हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, और ये अपने विधायकों को काम पर लगाने में असक्षम है। मुक्ति अभियान आपकी छटपटाहट इसलिए है कि पूरे प्रदेश में माफियाओं को साफ कर रहे हैं। मत बताइए, समर्थन में क्या हो रहा है, जमीन पे पूरे स्टेट में आप प्रदर्शन करते हैं। और अभिज्ञान प्रकाश का रुख करता हूं, फिर उसके बाद मैं क्लाइड आपके पास भी आऊंगा। क्लाइड में आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि आपकी सरकार को भी उधर वही खतरा है कि कब जाए, कब बचेगी, कब रुकेगी। अभिज्ञान प्रकाश, ये कहानी जितनी सरलता से बताई जा रही है उतनी सरल तो नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन उमर सिंगर जो उनका ट्वीट है वो सार्वजनिक तौर पर है, जो विधायक गायब है वो भी गायब है। जीतू पटवारी एक मंत्री हैं, वो विधायकों को लेने के लिए गुड़गांव आए, वो भी वीडियो के तहत आया हुआ है। तो इसका मतलब है छुपा हुआ तो कुछ नहीं है, दिक्कत तो है, लेकिन उस दिक्कत को जामा कौन सा पहनाया जाता है? अभिज्ञान, अभिज्ञान आवाज नहीं आ रही आपकी। अभिज्ञान देयर इज अ प्रॉब्लम इन ऑडियो। आपने मेरा जिक्र किया। या अभिज्ञान आपका ऑडियो आ रहा है, मेक योर पॉइंट नाउ। Abhigyan, we'll connect you again. There is some problem in audio. We'll connect you again. आलोक जी, तो बिना अमित जी आपने मेरा जिक्र किया था। स्लाइड में आऊंगा आपके पास। लेट सीनियर जर्नलिस्ट मेक देयर पॉइंट। देखिए अमित जी, आपने इतना दिखा दिया, उनका ट्वीट भी सामने है। अभय जी बहुत विद्वान है। देखिए लड़ाई दिग्विजय सिंह जो है वो फिर से आना चाहते हैं। वनवास वो पहले भुगत चुके हैं, अब राज्यसभा में है। अब उनको लगता है कि इसलिए कुछ तो उनका अपना एक उनको गड़बड़ हो रहा है, चूँकि सबके काम करवाए जाएं। सब जानते हैं कि जो भी ऐसे लोग होते हैं विधायक, उनकी इच्छा होती है साहब हमें सत्ता में भागीदारी कितनी मिली। अच्छा बीजेपी को आपको बिल्कुल, अगर मैं आपसे हेडलाइन पूछूं तो हेडलाइन क्या है? मेरा मानना ये, आप हेडलाइन लिखने में माहिर रहे हैं। ये सिर्फ राज्यसभा के लिए गुड़दौड़ जैसे कहते हैं ना आप, तो उमर सिंगर की बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल वही है। यह भी सरकार गिराने का नहीं, जैसे आपने शुरू में शंका किया, मुझे नहीं लगता कि कल वो सरकार गिराना चाहते हैं, लेकिन ये एक टेलर हो जाएगा यदि सरकार के, यदि इसमें से 5-7 विधायक अगर राज्यसभा में बीजेपी अपना एज लेके चली जाती है तो फिर तो ये समस्या हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, उसके बाद अगला कदम तो यही होगा ना कि जब चाहेंगे तब सरकार गिरा सकते हैं। ये देखिए, जब सरकार भी, चूंकि बाहर थोड़ा समर्थन है, बीएसपी है, देखिए विधायक भी अंतरात्मा की आवाज खूब सुनते हैं। अच्छा, दूसरा कर्नाटक के बाद एक ये भी हंस रहे हैं इस बात को कि आप दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी इस मामले में, बीजेपी लेकिन 2 सीटें राज्यसभा के किसी कीमत पर। अब वो खरीद फरोख्त का बात, तो सबूत जो सभी दिग्विजय कहा गया, अभय जी ने कहा भाई सबूत होंगे तो जो कार्रवाई करना है करेंगे, लेकिन वो भ्रष्टाचार से कैसे जोड़ेंगे ये एक अलग मुद्दा है, मुझे लगता है वो बता सकेंगे।
असली मुद्दा राज्यसभा में और सिंधिया को देखिए, इसमें सिंधिया के विधायक भी हैं और उनके विधायक हैं। इसे ब्लैक मेलिंग, आप ये कह सकते हैं कि राज्यसभा के लिए ब्लैक मेलिंग कमलनाथ से, ये आप हेडलाइन। अभिज्ञान मेरे साथ है। अभिज्ञान, ये खेल आपको क्या लगता है, ये इतना सरल तो नहीं है जितना दिखाया जा रहा है? अभिज्ञान। अमीश बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आलोक मेहता को भी मैं सुन रहा था, आलोक जी को बिल्कुल सही कहा। नंबर 1 ये राज्यसभा का खेल है। दिग्विजय सिंह दबाव बना रहे कमलनाथ पर कि देखिए कमलनाथ, आप मेरे राजनीतिक मित्र होंगे, राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि आप पहले मेरी राज्यसभा इंश्योर कराइए। भोपाल में एक कार्यक्रम में मैं और ज्योति साथ में थे, मैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पूरे कमलनाथ दिग्विजय की हाईजैकिंग से कितना परेशान है ये पूरा मध्य प्रदेश और भोपाल जानता है। तो पहले स्टेप पर तो यह है राज्यसभा की लड़ाई। कांग्रेस की हालत, सेंट्रल लीडरशिप की क्या है, ये सबको पता है। तो अब ये सारा खेल ये हो रहा है कि लीडरशिप उतनी ताकतवर नहीं है, हम सब जानते कर रहे थे ज्योतिरादित्य की उनको मिल सकती है, वो कमजोर है, सेंट्रल लीडरशिप कमजोर है इस वक्त। तो इसका मध्य प्रदेश में खुलकर फायदा उठाया जा रहा है। जो आलोक मेहता, और हमेशा उनको इतना सम्मान करता हूं मैं, बिल्कुल सही है। दिग्विजय का बेटा मिनिस्टर है, दिग्विजय का भतीजा पावर में है, उनके भाई है। तो दिग्विजय अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि गलती हो गई थी, मेरे मुंह से निकल गया। जैसे आलोक जी ने कहा कि मैं राजनीतिक वनवास ले रहा हूं 10 साल का, दिल्ली में तो दुकान लगी नहीं दिग्विजय सिंह की, तो अब मध्य प्रदेश में वापस जाके संभाले, नहीं तो आगे का भी भविष्य नहीं होगा। तो ये फ्रंट जो है ये कमलनाथ दिग्विजय वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया के झगड़े का है। इसलिए अबे दुबे कुछ रिएक्ट करेंगे इसके ऊपर नजर आ रहा है। हाँ, बीजेपी भी कोई साफ धुली नहीं है। बीजेपी राजनीतिक पार्टी है, बीजेपी तो अपना खेल खेलेगी। अगर देखिए अभिज्ञान, मैंने और आपने दोनों ने पॉलिटिक्स को कवर करा हुआ है। अगर कोई पॉलिटिकल गेम को समझे कि इसमें नूरा कुश्ती होती है, तो इसके अंदर शह और मात होता है। और विद अमित शाह इन सेंटर एंड नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर, और बीजेपी का जो हमने एक एग्रेसिव मोड देखा है, मेरे को तो हरियाणा का राज्यसभा चुनाव नहीं भूलता, जिस तरह से बीजेपी वहां पर अपने कैंडिडेट को, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था डॉक्टर सुभाष चंद्रा, उनको जितवा लेके गई थी, और कैसे हुआ था उस पूरे खेल के अंदर। तो बीजेपी टेक्स राज्यसभा इलेक्शन क्वाइट सीरियसली। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है, मैं 10 सेकंड का रिएक्शन चाहूंगा यहां पर, 10 से 10 सेकंड। भूपिंदर हुड्डा का पैर बदल गया था टुडेज बीजेपी, आज की बीजेपी में, हाँ, आज की बीजेपी में कुछ नहीं होगा जब तक मोदी और अमित शाह का नॉट नहीं होगा। और मोदी और अमित शाह के ब्लू आइड बॉय नहीं है शिवराज सिंह चौहान, ये दूसरे साइड के पॉलिटिक्स है। तो इसको समझने की कोशिश करिए। मध्य प्रदेश में सरकार गिर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तभी जब टॉप बॉसेस का नॉड होगा। मध्य प्रदेश में राजनीति करने से कुछ नहीं होने वाला। शिवराज कोई दिल्ली के ब्लू आइड बॉय नहीं है इस बीजेपी के डिस्पेंसेशन में, साफ साफ में कह रहा हूं। जी अबे दुबे, ये आपके अंदर की लड़ाई है। अब उस अंदर की लड़ाई को आप कहा बीजेपी के मत्थे मर रहे हैं। बीजेपी तो अपना खेल खेलेगी, उसे मौका मिलेगा तो। आप अपना घर संभालिए ना, उमेर सिंघर को संभालिए। अमीश जी, बहुत ही छोटे स्तर की बात है ये कहना कि दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा की सीट की अपनी अपेक्षा के लिए ये सब कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी के वो नेता और कार्यकर्ता हैं कि अगर एक बार इच्छा व्यक्त कर दें तो एक क्षण भी नहीं लगता राज्यसभा की सीट, या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इच्छा व्यक्त कर दें। क्या बात करते हैं आप? ये सब खेल खेला जा रहा है। 2 उपचुनाव हैं विधानसभा के, जोरा के और आगर के। वीडी शर्मा नए अध्यक्ष बने, उन्होंने कम्युनिकेट किया कि हम दोनों चुनाव हार रहे हैं, अगर अस्थिर करने की कोशिश नहीं की तो मैसेज नहीं जाएगा। इसीलिए ये षड्यंत्र किया, क्योंकि 27,000 वोटों से अभी झाबुआ का उपचुनाव हारे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए निराश है और एक षड्यंत्र किया। करोड़ों रुपए का प्रलोभन रोज दिया जाता है। आज 115 सीटें हमारे पास है, पूरा बहुमत। आलोक मेहता, उसके अलावा 5 वो विधायक जो अभी मुख्यमंत्री जी के पास जी एक सेकंड। अभिज्ञान फर्स्ट, अभिज्ञान यू रिएक्ट टू इट। What I'll go to Amit Malviya also, but अभिज्ञान, मैं अभय दुबे हमारे अभय दुबे हमारे पुराने अजीज हैं,
जान पहचान हमारी इतनी पुरानी उनसे। देखिए अब राजनीति में ना कोई पॉलिटिकल साइड अमीश देवगन ये सब ना कहे कि पैसे का प्रलोभन और इसका प्रलोभन, सारे तरह के प्रलोभन राजनीति में दिए जाते हैं। दिग्विजय सिंह बड़े महान है, उन्हें राज्यसभा नहीं चाहिए। तो ये एलिगेशंस बड़े ना हास्यास्पद है। जब तक कि आप उसका सबूत और उसका एविडेंस नहीं रखे, पैसे का प्रलोभन नहीं दिया जाता राजनीति में और पद का नहीं दिया जाता, तो किस बात का प्रलोभन दिया जाता, जरा मुझे कोई बताए। आप कांग्रेस शिवसेना की सरकार को सपोर्ट कर दे और फिर कह रही है कि देखिए कोई प्रलोभन नहीं है, कुछ नहीं है। राजनीति में शिष्टाचार एक चिड़िया एक समय पर थी, लेकिन पिछले 25-30 साल से तो मुझे वो चिड़िया कहीं नहीं दिखाई दे रही। उससे पहले होती हो तो आलोक जी उस पर नजर डालेंगे, प्रकाश डालेंगे। जब तक मेरा लगभग 19 साल का करियर है, उस 19 साल में मुझे वो चिड़िया, शिष्टाचार की चिड़िया गायब दिखी। और अब क्लाइड कैस्ट्रो भी काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। सतीश प्रकाश पूरी शिद्दत के साथ इस बहस को सुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है विधायकों की अंतरात्मा की आवाज बहुत बड़ी होती है। क्लाइड कैस्ट्रो, जो कुछ मध्य प्रदेश में हो रहा है, आपको उम्मीद है कि वही स्थिति महाराष्ट्र में भी होगी, क्योंकि वहां भी बैसाखी की सरकार है? नहीं, देखिए अमीश जी, मैं आपसे काफ़ी देर से सुन रहा था। महाराष्ट्र में कोई तकलीफ नहीं है, हम अच्छी तरह चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। बीजेपी सपने देख सकते हैं, देखने दीजिए। अभी आप बार बार ये बात कह रहे थे कि तो कमलनाथ कांग्रेस में कलह है तो बीजेपी तो अपना गेम खेलेंगे। हाँ तो ठीक है ना, तो आप भी देखते रहिए। थोड़ा ये एको ठीक करे मेरे साउंड में। बिल्कुल। ठीक है, अभी आप ये बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस में कलह है तो बीजेपी अपना गेम खेलेंगी। तो बीजेपी का यही काम है, जब किसी और के महकमे में कलर बची होती है तो वो राह देखते हैं और अपने अनैतिकता का जाल फैलाने देखते हैं। अगर उनका चल रही है, कुछ तकलीफें हो रही तो वो अपना काम करे। सर पर यहाँ तो 4 इंडिपेंडेंट भी गायब है ना। बात करे तो अनैतिकता के राह 4 इंडिपेंडेंट, एक बीएसपी की रामबाई को पकड़ा गया देखिए गुरुग्राम में। हाँ तो संविधान के हिसाब से चलिए ना। आप देखिए सारे मुख्यमंत्री आप देखिए वो ट्वीट की बात कर रहे हैं ना, आप अगर ट्वीट की बात कर रहे हैं, सीएम अबे दुबे आप ही का सपोर्टिंग दल है। अमित मालवीय बोले तो बोले, आप बोल रहे हैं अबे दुबे कांग्रेस है आपका। आपकी और इनकी सहयोग से सरकार चल रही है महाराष्ट्र के अंदर, आप भूल जाते हैं ये बात को। मैं पूरा कर लेता हूं, जरा 2 मिनट सुन लीजिए। जी सुन लीजिए 2 मिनट। हाँ नहीं, मैं अमीश जी आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप एक ट्वीट की बात कर रहे हैं कि ट्वीट में ऐसा कहा गया है, तो आप कैबिनेट विधायक की बात सुनिए ना, उन्होंने क्या कहा है। नहीं तो ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री का भी ट्वीट है तो सुन लीजिए उसको। मैं ये भी कह रहा हूं कि आपको पता है का भी बात सुन लीजिए। आपको महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का भावना पता लग रही है, जो ट्वीट कर रहा है वो नहीं दिख रहा आपको, उसकी भावना पता लग रही है कि उसकी भावना ऐसी नहीं थी। नहीं तो ट्वीट कौन कह रहा? मैं कह रहा ना ट्वीट देखा है ना, नहीं कह रहा। देखिए मैं सोशल मीडिया एक्टिव हूं, मैं देख रहा हूं, और मैंने वो दूसरे विधायक की भी बात सुनी है। विधायक क्या कह रहा है कि उसे फोन आ रहा है, पैसे ऑफर किए गए हैं। तो आप दोनों बात करिए ना, दो तरफ की बात करिए। जो बीजेपी कर रही है, अमित मालवीय आप पैसे का खेल खेल रहे हैं। आपने कर्नाटक में ऑपरेशन कमल किया, आप सफल हो गए। क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश में भी ऑपरेशन कमल चल रहा है? क्या शिष्टाचार आपने छोड़ दिया है? ये एनसीपी आरोप लगा रही है आप पर। जवाब 30 सेकेंड अमित मालवीय। देखिए इन्होंने कर्नाटका में भी यही कहा कि पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है, सरकार में मंत्री बनाएंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे, और बाद में जब इनकी सरकार गिर गई तो कुछ भी ये प्रूव नहीं कर पाए। सच ये है कि कांग्रेस पार्टी आज जिस तरीके से संगठन और सरकार चला रही है, उनके खुद के विधायक खुश नहीं है, वो पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं, वो संगठन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, और ये उसका आरोप भाजपा पे मढ़ रहे हैं। अभी मैंने सुना अभय दुबे जी कह रहे थे कि अगर दिग्विजय सिंह जी कहें तो उनको कल राज्यसभा मिल जाएगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहें तो उनको कल राज्यसभा मिल जाएगी। हो सकता है दोनों को मिल जाए, लेकिन दिक्कत यह है कि सीट एक ही है और लड़ने वाले 2, इसीलिए ये पूरा घमासान हो रहा है। भाई आप खुद तय नहीं कर पा रहे हैं आपको अपने नेताओं के साथ क्या करना है, और आप उसका आरोप भाजपा पे मढ़ रहे हैं। जी। राजनीति करना है करिए, लेकिन अगर आपके विधायक आपको छोड़ के जा रहे हैं और वो कहीं और जाना चाहते हैं तो लेकिन सतीश प्रकाश तो अगर एक क्लाइड कैस्ट्रो एक सेकंड, अपना टांग अड़ा रहे हैं, आप टांग क्यों अड़ा रहे हैं उसमें, और अनैतिकता की काम क्यों कर रहे हैं? आप बहुत नैतिक लोग हैं तो चुपचाप रहिए।
आपके सामने ही दिखाई दे रहा है। अरे भाई, आपकी पार्टी गिर रही है, आपके विधायक आपको छोड़ के जा रहे हैं, आप मुझसे कह रहे हैं कि आप उनका हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? कोई हम छोड़ एक के नहीं जा राजनीतिक दल रहे, है, कोई छोड़ के नहीं जा रहे। आपके विधायक महाराष्ट्र में हमारे साथ रहेंगे, संपर्क में आप कह रहे खरीद लिया, अगर कोई बिकेगा नहीं तो खरीदेगा कोई कैसे? आप ही कह रहे हो ना खरीद लिया। अगर कोई बिका नहीं तो खरीदा कैसे? अमीश जी, कोई बिकाऊ होगा तो कोई खरीदता है। ये आप ही के लॉजिक से बात है। सतीश प्रकाश, देखिए राजनीतिक शिष्टाचार की बातें बहुत हुई, लेकिन हमने इस देश के अंदर विधायकों की अंतरात्मा की आवाज भी सुनी है और राज्यसभा चुनावों में पेन बदलते हुए भी देखे हैं। ये बात हमसे किसी से छुपी नहीं हुई है। अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि ऐसा है, ये जो गिलास है ये पूरा भरा हुआ है, अब आप इसको मानिए ये भरा हुआ है, तो वो तो नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई नहीं, देखो ये लड़ाई कहीं ना कहीं राज्यसभा की है। देखो एक बात बताऊं कि 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार के बावजूद भी कहीं ना कहीं राज्यसभा में बहुमत बीजेपी के लिए बड़ा महंगा पड़ा, और अगले 2 साल में बीजेपी को फिर ये, क्योंकि अलग अलग स्टेट में धीमे धीमे बीजेपी की ताकत घट रही है, और यही प्रॉब्लम जो है, इनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है लेकिन राज्यसभा में अगले 2 साल में 2 साल के बाद में यही समस्या आएगी। बीएसपी विधायक किसके साथ है? सुनिए अमीश जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश के दोनों बड़े दल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी, सतीश जी, दोनों दलों का जो लेकिन मुझे एक क्रोनोलॉजी समझ में आती है सतीश, जो नजरिया है। मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिस दिन जेडीएस की सरकार में पहली बार बीएसपी के विधायक ने उस सरकार को छोड़ा था, मंत्री को छोड़ा था, तब भी आप मेरे साथ स्टूडियो में थे और आज भी आप स्टूडियो में हो। अब ये जो बीएसपी के विधायक हैं, ये क्या अंतरात्मा की आवाज सुनेंगी? देखो ये कमलनाथ सरकार को चुनेंगे? देखिए आज कांग्रेस अगर विपक्ष में बैठी है तो कुछ तो उसने गलतियां की होगी ना, जो क्षेत्रीय दलों के प्रति, बल्कि नेशनल है। देखो अगर वहां रामबाई किसकी तरफ है? अरे भाई आप रामबाई किसकी तरफ है? आप सुनिए ना, अगर आज कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल तैयार किया है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे दल हैं, है ना, चाहे वो आपका सपा हो, बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी ने दंगाग्रस्त इलाकों का, हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया है। राहुल गांधी वहां एक मस्जिद गए हैं, एक स्कूल गए हैं, चांदबाग इलाके में गए हैं। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने वहां पर क्या बोला। राहुल गांधी ने दिल्ली में हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरे पर राहुल गांधी गए, उन्होंने वहां पर क्या बोला, आइए सुनते हैं। 10 दिन बाद पहुंचे राहुल गांधी। और ये जो हो रहा है, हिंदुस्तान को जो बांटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, इससे हिंदुस्तान की भारत माता का कोई फायदा नहीं। Delhi riot, more than 50 people were killed. Congress MPs so far not visited the riot affected area, but other Indian Union Muslim MPs and other CPI left MPs already visited there. So we have a tremendous pressure from our constituencies. राहुल गांधी कह रहे हैं कि विदेशों में हिंदुस्तान बदनाम हो रहा है। उनकी पार्टी के सांसद उस दौरे पर थे, उन्होंने बोला देखिए मुस्लिम लीग का भी दबाव था, लेफ्ट का भी दबाव था, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का दबाव था, क्योंकि मुस्लिम लीग वहां पहुंच गई थी, लेफ्ट के नेता वहां पहुंच गए थे, इसलिए हमारा जाना अब बहुत जरूरी था। अमित मालवीय, आपका फर्स्ट रिएक्शन इसके ऊपर। इसके बाद जब राहुल गांधी वहां से गए तो वहां पर महिला ने क्या बोला वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले अमित मालवीय योर फर्स्ट रिएक्शन 30 सेकेंड्स ऑन दिस। देखिए, पहली बार की राहुल गांधी वहां गए ही क्यों 10 दिनों बाद, जब वहां पर मनोज तिवारी भी गए थे, जो दंगा फसाद की जो जड़ है वो कांग्रेस पार्टी है, और वो वहां पर 10 दिन बाद जाते हैं जब मामला शांत हो गया, लोग आपस में एक दूसरे से संवाद करने लगे, तब राहुल गांधी क्या करने पहुंचे? और वो गए कहां? वो एक स्कूल में गए, जो उनके पूर्व कार्यकर्ता का स्कूल था, वो एक मस्जिद पे गए। अपने वोट बैंक पे नजर थी, किसी भी हिंदू विक्टिम के घर नहीं गए, किसी भी हिंदू पीड़ित के घर नहीं गए। क्यों? दंगों में भी राजनीति, धर्म देख के क्या राइट विक्टिम्स के पास जाएंगे राहुल गांधी? और सोनिया गांधी ने जो भड़काऊ भाषण दिया था, जिसकी वजह से इस दिल्ली में दंगे हुए, जहां उन्होंने कहा लोगों को घर से निकलना होगा, महिला ने क्या बोला, महिला ने क्या बोला, जिसकी वजह से जहां राहुल गांधी मिलने गए उस महिला, वहां पर जो महिला ने मीडिया से बात करी, सब चैनल से बात करी, ANI से बात करी, क्या बोली वो महिला, आइए आपको सुनाते हैं। हमने बहुत मुश्किल जान बचाई अपने भाग भाग के,
50-100 लोग ने कम से पत्थर मार मार कर मेरे घरों तक घुस गए। राहुल गांधी जी को क्या बोलना चाह रही थी? यही कह रही हूँ, इन्होंने आग लगवाई है। माँ बेटा ने क्या बोला था, माँ ने क्या बोला था, सोनिया गांधी ने, आर्या पार। देखिए, जो अमित मालवीय बात कर रहे थे वो महिला भी बात कर रही है कि सोनिया गांधी ने बोला ये आर्या पार होगा। वो महिला कह रही है कि इन माँ बेटों ने आग लगवाई है दिल्ली के अंदर और अब यहां पर आ रहे हैं। और राहुल गांधी सिर्फ मस्जिद ही क्यों गए, वो किसी मंदिर में भी जा सकते थे। क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि नुकसान तो दोनों तरफ का हुआ है। अंकित शर्मा का घर भी उसी बगल में है, वहां पे भी जा सकते थे, जो कि भारत सरकार के साथ था, आईबी के साथ काम कर रहा था। कांस्टेबल रतनलाल का घर भी वही है। कांस्टेबल रतनलाल और अंकित शर्मा की मौत की सीधी जिम्मेदार, हत्या की सीधी जिम्मेदार भाजपा की केंद्र सरकार है। पर महिला ने क्या बोला सुना आपने? ये जो सद्भावना से इनके परवेश वर्मा, मिश्रा और अनुराग ठाकुर सद्भावना के भाषण दे रहे थे। सद्भावना के देश को दंगों की आग में इसलिए झोंका, नियोजित रूप से दोबारा सुना दीजिए महिला ने क्या कहा। ये तो आग लगाने वाले गांधी का भाषण भी सुना दिल्ली के चुनाव का हार का प्रतिशोध दिल्ली की जनता से ले रहे हैं। बिहार के चुनाव की तैयारी नियोजित दंगे हैं। अबे दुबे सवाल, अबे दुबे मेरा निवेदन है, पहले के दिल्ली चुनाव में क्या किया था? कौन है? हाजी यूनुस कौन है? किसने कहा था? अमनतुल्लाह खान कौन है? कहा था? शोएब इकबाल कौन है? चुनाव देख लीजिए। मणिशंकर अय्यर कौन है? दिग्विजय सिंह कौन है? और सोनिया गांधी ने जो भाषण दिया उनको सुनाइए, और फिर ये जो महिला पीड़ित बोल रही है वो दोबारा सुनाइए। ने क्या भाषण दिए 6 साल? शमशान, रमजान, कब्रिस्तान, दिवाली, कौन सुनवाइए इनको सोनिया गांधी जी का भाषण। याद नहीं है? बिहार के घरों से निकलना होगा, कुर्बानी देनी होगी, इकोनॉमिक कोलैप्स कर दी आप लोगों ने, सड़कों पे उतरना होगा। 4.7 ऐसा भाषण दिया सोनिया गांधी जी ने, जिसके बाद दंगे हुए और दंगों में हजारों हिंदू परिवारों को नष्ट कर दिया गया। आपकी सत्ता की सरपरस्ती में बेरोजगारी 45 वर्ष की मुसलमानों को भड़काने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने, डालने के लिए और बिहार का चुनाव जीतने के लिए देश को उनसे झूठ बोला, उनसे दंगे करवाए, नियोजित दंगा भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करवाया कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। देश के गृह मंत्री ये तमाशा देखते रहे। ये आज तो मैं इस सद्भावना के लिए राहुल गांधी जी का देश हृदय से धन्यवाद करता है कि एक नेता कम से कम है जो देश में सकारात्मक सोनिया गांधी जी का भाषण है। अरे साहस जुटाते महिला ने क्या बोला है दोबारा सुनाइए। दिल्ली के लोगों को राहुल गांधी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं आपने दिल्ली को और देश को दंगे दिल्ली के लोगों के घाव पे नमक डालने गए थे राहुल गांधी। क्षम्य अपराध है, देश कभी क्षमा नहीं करेगा। बार सोनिया गांधी के भाषण की बात हो रही है, उन महिला ने भी सोनिया गांधी के भाषण की बात करी। और व्यूअर्स मुझे सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि सोनिया गांधी का भाषण सुनाना चाहिए, क्या उन्होंने बोला था कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। सोनिया गांधी का मैंने भाषण निकलवाया है, सोनिया गांधी ने क्या ऐलान किया था, क्या आह्वान किया था, सुनता हूं और फिर मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब अभय दुबे देंगे और आलोक मेहता और अभिज्ञान आपके पास भी आऊंगा क्विकली, एंड सतीश प्रकाश आपके पास भी। वो बाइट सुनाते हैं ऑन इन विंडो ओनली, कीप अभय दुबे इन विंडो। नाइंसाफी सहना सबसे बड़ा अपराध है, इसलिए मोदी शाह सरकार को अपनी आवाज बुलंद करके बताइए कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के तैयार है, कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। संविधान की रक्षा के लिए हम हर तरह के संघर्ष करने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी पीछे हटने वाले नहीं है। कुर्बानी के लिए तैयार हैं और आर पार भी शब्द इसी के आगे बोला गया था। मैं लोकतंत्र की नहीं तो कुर्बानी किसके लिए, कुर्बानी किस लिए, कुर्बानी किसके लिए कहते हैं? मणिशंकर ये भी कहते कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाइए, कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाइए कातिल के खिलाफ। और आर पार की लड़ाई किससे? देश ने आपका भाषण, सोनिया जी का भाषण सुना। ये प्रजातंत्र के वटवृक्ष पर ये गिद्ध मंडरा रहे हैं, उनको हटाना हमारा दायित्व है और उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने पड़े तो आलोक मेहता, जब हम बात करते हैं भाषणों की, कुर्बानी आर पार की लड़ाई, कुर्बानी का अर्थ क्या होता है? देखिए अभी आपने राहुल जी का वो दिखाया बाइट भी, और वो सांसद का भी बाइट दिखाया।
जिसने हाँ, बोला कि हम पे प्रेशर था, मुस्लिम लीग के लोग वहां चले गए थे, लेफ्ट के लोग वहां चले गए थे। नहीं, मुझे दुख इस बात का है और अभय जी शायद सहमत होंगे, बहुत संवेदनशील और बहुत अच्छे प्रवक्ता भी हैं। देखिए, राहुल गांधी यदि उन राहत शिविरों में जाते जो रैन बसेरा में पड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी बोल रही थी, लेकिन उनके राहत के लिए जाकर के कुछ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ किया गया होता तो कम से कम ये तो नहीं दुख होता। लेकिन आप देखिए, केवल आप जाकर के, मैं नहीं कह रहा मस्जिद में गए या, सवाल ये है कि मस्जिद में जाकर के भी आप क्या कह रहे हैं, इससे ज़्यादा ख़राब बात हो नहीं सकती है। बल्कि मतलब शर्मनाक कहा जाना चाहिए कि राहत शिविरों में जाके पार्टी की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कहते भाई 10 करोड़ रुपया हम देते हैं, चलिए इन सब लोगों को हम घर बनवा देंगे। पार्टी के पास अरबों रुपया है, पार्टी के राज्यसभा में लाने के लिए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अकेले यदि कह दें तो आधा शहर बसा सकते हैं। उनके पास पार्टी का नहीं, खुद का भी पैसा है, लेकिन राहुल गांधी जी के पास कम पैसा है। आप देखिए उनकी संपत्ति, रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति, दुनिया की संपत्ति, सारी संपत्तियों में से कोई हिस्सा देते तो हम और आप बैठ के कहते चलो राहत शिविर में तो दिया, चाहे बेईमानी का पैसा हो, ईमानदारी का पैसा हो, पैसा देना चाहिए था राहत शिविरों में। आलोक मेहता जी, हाँ बताइए, दिया क्या? राहुल गांधी ने कुछ बोला राहत शिविरों में जाके? पूरी संपत्ति, आप बता दीजिए राहत शिविर का कोई वीडियो। पूरी संपत्ति सुनिए ना, अब सुन तो लीजिए। बिल्कुल ही दायित्व नहीं अमित शाह का, प्रधानमंत्री का कोई वो तो जो कह रहे हैं वो करे, आपने क्या किया? एक क्षण भी राहुल गांधी जाके वहां रोटी सेक रहे हैं। गांधी परिवार ने अपनी पूरी संपत्ति नेहरू जी ने की थी, ये लालची लोगों ने तो बदनाम कर दिया, समर्पित कर दी। राजीव गांधी नौकरी करते थे, राहुल गांधी ने कोई नौकरी की कभी? जानते हैं आप, राहुल गांधी नौकरी की? कांग्रेस पार्टी का हो गया। इतना अच्छा भाषण, प्रेरणादायी भाषण दिखाकर राहुल गांधी की बात हो रही थी अभी, उस पर तो बताइए। राहुल गांधी ने क्या जाके राहत शिविर में किया? अरे आपको राहुल गांधी का भाषण प्रेरणादायक ही होगा। परवेश वर्मा ने गलत बोला, आपने बोला परवेश वर्मा ने गलत बोला। एक सेकंड, परवेश वर्मा पे तो सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी अगर उसको करनी होगी तो। एक सेकंड, लेकिन आप कह रहे हैं प्रेरणादायक भाषण, वो महिला तो प्रेरित नहीं हुई, महिला तो बोल रही थी कि इन्होंने आग लगवाई है पूरी। वो वहां के लोग भी तो प्रेरित होने चाहिए। या आप नेहरू जी तो ने, मुझे बता दीजिए ना, उसका फायदा उठाते रहिए। कौन सा भाषण है? कुछ करिए। जो भी भाषण बताया वो तो प्रेरणादायी भाषण था। अरे पर वो महिला ने क्या बोला? और भाजपा एक सेकंड अमित मालविया, यही अभिज्ञान प्रकाश भी है, अभिज्ञान देश में आग लगाने के लिए जिम्मेदार है। अभिज्ञान, ये कैसी पॉलिटिक्स है जिसके अंदर आप एक कांग्रेस कार्यकर्ता के स्कूल में जाते हैं और दूसरा एक मस्जिद में जाते हैं, क्या आपको लगता है कि दिस पॉलिटिक्स विल गिव अ मैसेज? और व्हाट काइंड ऑफ मैसेज? देखिए ये अलग विषय है अमीश, हम लोग हम लोग आज कुछ और विषय पर चर्चा कर रहे हैं। बड़ी खबर आ गई, इसलिए मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल साइड, मैं बिल्कुल साफ साफ कह दूं, कोई पॉलिटिकल साइड जो है दिल्ली के दंगों के बाद सही संदेश नहीं दे पा रहा है। कोई पॉलिटिकल साइड, आपने मुझसे प्रश्न पूछा ना कि क्या संदेश, तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, कोई पॉलिटिकल साइड दंगों के बाद किसी अमन चैन का संदेश नहीं दे पा रहा है, और लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल साइड्स कैसे इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। सारे साइड अमीश, आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर, और लोगों को ऐसा महसूस होने लगा है। तो ये एक अलग विषय, इस पर हम अलग बहस कर सकते हैं। जी, मैं रुका तो अमित मालविया का। अमित मालविया, आप पे बड़े सारे आरोप लगे, लेकिन उस महिला की बात भी सुनी, और क्या आप लोग भी ये पॉलिटिकल रोटियां सेकना चाहते हैं? बीजेपी भी, जब मनोज तिवारी जाते हैं वो आपको नहीं दिखता, मनोज तिवारी भी गए तो राहुल गांधी भी चले गए, तकलीफ क्या है इसके अंदर? हाँ, मनोज तिवारी तो रतनलाल के परिवार से मिलने गए, लेकिन मंदिर ढूंढ के नहीं पहुंचे, हिंदू विक्टिम्स के घर ही नहीं पहुंचे, अपने कार्यकर्ता को ढूंढकर नहीं पहुंचे। क्यों राहुल गांधी अंकित शर्मा जो आईबी का अफसर था, जिसको 400 बार चाकू से गोद कर ताहिर हुसैन के आदमियों ने मार दिया, राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गए? आप लोग हैं। क्यों वो रतनलाल के घर नहीं गए? क्यों वो मस्जिद ही गए? नहीं बोले ताहिर हुसैन ने बहुत गलत काम किया उधर, स्कूल में पहुंचे, शायद आप उस इलाके में नहीं गए, मैं गया हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं। होता है कि सभी लोग दोषी हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक ही रंग में हैं। ये वो लोग कहते हैं जो राजनीति से प्रेरित होते हैं, नहीं तो कोई भी बताएगा कि यहाँ जो दंगे हुए इसके पीछे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हाजी यूनुस, ताहिर हुसैन, अमनतुल्ला खान, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता
पीछे लगे थे शाहीन बाग में, अच्छा, औरतों को किसने बिठाया? और आप वहां भाषण देने कौन सी पार्टी के नेता गए? आप तो कांग्रेस के बिल्कुल गए बेकसूर कि हैं। भाजपा के गए? अरे अपने दामन की देखिए, सियाही तो मिटा लो पहले। सच्चाई हम ये पर है इल्जाम लगाने वालों, कि सीएए की दागदार आड़ में दामन है मुसलमानों आपका। को देश बरगलाने में का जहां काम भी कर रही दंगे है हुए कांग्रेस हैं, पार्टी। उसकी जिम्मेदार मुस्लिम वोट भारतीय बैंक जनता पे इनकी पार्टी नजर पाई है गई और हर मुस्लिम जगह। तुष्टीकरण कहीं भी देख कर रहे लीजिए, हैं ये। क्योंकि चाहे आपको ये दंगे सूट हो, करता है। चाहे सीए आप हो, सत्ता में आने लक्ष्य के बाद सिर्फ एक काम है, नहीं करते, मुसलमानों का वोट सिर्फ किसी तरीके प्रायोजित से रूप से कांग्रेस दंगे पार्टी को मिल करवाते जाए। सब जगह, ताकि सोसाइटी को पोलराइज कर दिया जाए। सतीश यही काम एक सतीश रह सतीश गया आपका। क्या बताइए, आपको कोई लगता है deliverables राहुल हो गांधी ने तो। ठीक मैसेज भाषण दिया तो उधर? मैं सोनिया क्विकली गांधी आपको दे रही देता हूं। है। हिसाब से उस देखो, मैं महिला ने अभिज्ञान तो की एक बात से एक- सहमत एक- हूं। एक- नहीं, एक- एक let बात से सतीश सहमत प्रकाश हूं। make नहीं, his point. शायद अमित मालवीय जी को ये मालूम नहीं है कि कपिल मिश्रा जी अब आम आदमी पार्टी में नहीं है, वो आजकल बीजेपी में है। पर ना? ताहिर हुसैन और तो आम सब- आदमी पार्टी में सुनिए है ना, मेरी बात को सुनिए ना, जी, जब जी, आप जी। सारी बातें कहेंगे। देखिए, मुआवजा मिलना चाहिए, है ना। और आम आदमी पार्टी को, चूंकि वहां स्टेट में सरकार है और तमाम ये परिपाटी भी है कि अगर कहीं दंगा होता है और उसमें लोग अपनी जान गंवाते हैं, तो चूंकि केंद्र भी है, केंद्र के हाथ में भी बहुत कुछ है, और इसको हिंदू मुस्लिम के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। पर अगर राहुल गांधी अंकित तो मस्जिद सुनिए, गए। अरे भाई आप सुनिए ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अरे मुस्लिम को आप चंदा इसलिए, आप जो है, अगर किसी मुस्लिम ने अपनी जान गंवाई है, बीजेपी उसको राहत इसलिए नहीं देना चाहती कि उन्होंने वोट आम आदमी पार्टी को दिए। आम आदमी ये कैसे पार्टी, बोल रहे हैं? आज सुनिए सकते ना, हो आप? अरे आप सुनिए ना सर पुलिस आई सबके लिए आई सर। अरे भाई आप सुनिए ना, नहीं नहीं आरएफआई ये गलत बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिए, है ना? क्या समझूं मैं आपकी बात को? हमने कभी एक नहीं विकट पूछा कि सेक्शन मरने है, वाला खुल्लम कहाँ से खुल्ला आता है। भड़काने का अरे काम आप कर रहे सुनिए हैं ना, ना, आप खुल्लम खुल्ला भड़काने का काम कर रहे हैं। नहीं था क्यों नहीं चंदा देना चाहिए? Rejected चंदा देना चाहिए, completely। है ना? क्यों नहीं मुआवजा देना चाहिए? क्यों नहीं इससे मांगा? पहले किसने मना किया? अगर जिन लोगों You ने अपनी prove जान it। गंवाई है, आप प्रूव करिए, दिया नहीं है, आप प्रूव करिए, है ना? आप प्रूव करिए इस बात को। आप प्रूव करिए, झूठ मत बोलेंगे, झूठ मत बोलिए, भड़काइए मत। आप प्रूव करिए कि आम आदमी ये पार्टी बड़ा की आरोप तरफ से लगाया मदद आपने मिलनी किसी चाहिए, पर। नहीं नहीं मिलनी सर, चाहिए, है ना? ना आम आदमी पार्टी आप ने मुझे किसी को मना सुनिए, करा मुआवजे आप के लिए, कहीं ना कहीं ना लोगों केंद्र को- सरकार की तरफ से आप मना हुआ अभी सुनिए, तक। सरकारों का गलत नजरिया बोल रहे हैं गलत आप। है, सरकारों का नजरिया कहीं ना कहीं गलत है। आपको यूपी के अंदर अपने वोट बैंक को मेरी सुरक्षित बात रखना सुनिए, है, आप उसके लिए ये तमाम खेल मत खेलिए स्टेट आप। में, चाहे झूठ वो मत बोलिए गुजरात आप। का दंगा हो, चाहे वो 84 का दंगा हो, चाहे भागलपुर का दंगा हो, दंगा पीड़ितों को वहां की वर्तमान सरकार आपने राहत कुछ नहीं देती बोला। है। राहुल आप गांधी एक अमित मस्जिद मालवीय गए, से पूछ- आपने सवाल कुछ अमित नहीं मालवीय- बोला। आप अगर राहुल अमित गांधी मालवीय एक से मस्जिद पूछिए गए ना तो कि चांद देश बाग के में बगल में प्रधानमंत्री मंदिर ने था, वहां भी जाना अपने चाहिए था। राजकोष से कितना पैसा दिया, बताइए ना आप इनसे। और आप आम यहाँ पर आदमी एक पार्टी ने तरफा की कितना बात पैसा कर रहे दिया, हैं। है ना? क्या उनका दुर्भाग्य है क्या है कि वो दिल्ली के वासी हैं? नॉट फेयर है ना? उन्होंने आपको वोट नहीं दिया। सतीश हियर मी आउट। जी। नॉट फेयर सतीश, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि किसी भी अरे ना भाई, मैं आम ये आदमी कह पार्टी रहा ने हूं ना कि मैं तो दोनों unfair लोगों है से सर, बात ये कर बोलना रहा हूं। ना आम आदमी पार्टी ने ना बीजेपी ने, मेरी जानकारी में नहीं है, आलोक मेहता की अगर जानकारी में हो तो बताए, अगर अभिज्ञान प्रकाश की जानकारी में तो वो बताए। मैं इसलिए इन दोनों को निवेदन कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों न्यूट्रल लोग हैं कि किसी भी पार्टी ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो, किसी ने नहीं बोला कि हम इसको मुआवजा नहीं देंगे, बल्कि दिया नहीं ना एक सेकंड, एक सर, अभी किसी को नहीं मिला मुआवजा। और आपने डिक्लेयर करना चाहिए ना। आपने यार, अगर एक व्यक्ति वहां जा रहा है ना, तो आपको इसमें भी दर्द हो जाता है। सतीश एक सेकंड पहले तो गृह मंत्री जी को जाना चाहिए था ना वहां पे। राज्य सरकार ने, देखिए हम लोग केजरीवाल की बहुत आलोचना करते हैं, आप देख लीजिएगा 25 सतीश लाख जी। रुपये जो घायल हैं मेडिकल जो नहीं, हॉस्पिटल यहाँ से से बोला दिया आपने, है। यहाँ से बोला। यहाँ नहीं दिया। नहीं सर, इंडिविजुअल किसी को अगर नहीं दिया। एक सेकंड मैं बता, आलोक जी, एक सेकंड आलोक जी, अगर मनोज तिवारी भी सिर्फ मंदिर जाते तो मैं बोलता कि दोनों जगह जाना चाहिए था। अगर राहुल गांधी मस्जिद गए हैं तो बोलना चाहिए। आप लोग अनफेयर बात कर रहे हैं, आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि वहां पर मुआवजा हिंदू मुस्लिम को देख के दिया जा रहा है। सर ऑलरेडी दिल्ली में आग लग चुकी है। एक सेकंड सतीश प्रकाश, आपको उत्तर प्रदेश में अपना एमडी समीकरण, मुस्लिम दलित समीकरण बनाना होगा, तो ये खेल मत खेलिए यहाँ पर। अभिज्ञान प्रकाश, नहीं, डोंट मिसलीड पीपल ऑफ दिल्ली, डोंट मिसलीड पीपल ऑफ इंडिया ऑन दिस। अभिज्ञान, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, देन आलोक जी आई विल कम टू यू। 30 सेकंड मेरे साथ बाबा रामदेव जुड़ रहे थे कुछ देर में ऑन कोरोना वायरस। आपका सवाल क्या? मेरा सवाल मेरा सवाल ये है, आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया। मेरा सवाल ये है कि पॉलिटिशियंस अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस, पॉलिटिशियंस अपनी हिसाब से बात को ट्विस्ट करते हैं। अभी सतीश प्रकाश ने वही खेल करा। अगर राहुल गांधी को जाना चाहिए था तो मस्जिद गए, तो मंदिर भी जाना चाहिए था। इट इज वेरी फेयर। होल्ड ऑन, अभी क्या मेक पॉइंट, पीड़ितों से मिलने गए। अबे जी मुझे नहीं चाहिए। पॉलिटिशियंस करते हैं ट्विस्ट अपने हिसाब से। अब एक मिनट, अबे दुबे, मैं सुन नहीं पा रहा हूं भाई।
बोलिए बोलिए अभिज्ञान। मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रहा अमीश। पॉइंट बड़ा क्लियर है भाई, पॉलिटिशियंस उसको ट्विस्ट करते हैं।
आम आदमी पार्टी के अगर लोग गिल्टी हैं तो वो गिल्टी हैं, उनको गिल्टी करार किया जाए या कानून के सिस्टम से। कोई किसी के लिए डिफेंसिव नहीं हो सकता किसी साइड के लिए अगर इस तरह के हालात है। जी मैं एक आलोक जी देखिए अमीश जी, मेरा यही जो आप बात कर रहे हैं और सतीश जी भी सहमत होंगे कि सारे समुदायों के बीच में उनको जाना चाहिए। खाली ये देखिए, इसलिए महिला कह रही है कि भाई इन लोगों ने झगड़ा कराया, वो इनोसेंट महिला है, सड़क पर खड़ी हुई है। मुझे लगता है कि सबसे राहत की बात तब होती जब अब उन लोग जाते और सहायता, और राज्य सरकार ने केंद्र हर्षवर्धन, आपको हिंदू मुसलमान नहीं करना था तो आप दोनों समुदाय के बीच में जाते। वो सभी देखिए हर्षवर्धन उस इलाके के हैं, आप अभी फोन करके चेक कर लीजिए। हर्षवर्धन खुद भी गए, लोगों को मदद का पूरा आश्वासन दिया। ये जो कह रहे कि नहीं दे रहे, वो तो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और सतीश आपने गलत बोला, मिसलीड करा। देखिए ये अपने वोट बैंक को अभी आलोक जी ने ये कहा कि कांग्रेस को अपने कोष से वहां पैसा देना चाहिए। बीजेपी सबसे बीजेपी ने कितना पैसा दिया है? आलोक जी ने ये कहा ना कि कांग्रेस को अपने कोष से भी वहां पैसा देना चाहिए। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। अब ब्रेक के बाद बाबा रामदेव हमारे साथ होंगे। कोरोना वायरस एक बड़ी समस्या है और कोरोना वायरस से आप कैसे निजात पा सकते हैं। ब्रेक के बाद बाबा रामदेव आपको बताएंगे कि कैसे कोरोना वायरस से निजात पाया जा सकता है, और ये आपके परिवार के लिए देखना बेहद अनिवार्य है। तो इसलिए मेरा निवेदन है, 1 मिनट के ब्रेक के बाद ये जरूरी सूचना, ये जरूरी जानकारी लेकर हम आ रहे हैं। और सतीश प्रकाश ने बड़ा सिलेक्टिवली अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए, अपने वोट बैंक को बनाने के लिए, मुस्लिम दलित के समीकरण के लिए बोल दिया कि बीजेपी ने एक समुदाय को मना कर रखा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। न बीजेपी ने मना करा है, न केजरीवाल ने मना करा है। मैं ब्रेक के बाद जरूरी सूचना लेकर हाजिर हो रहा हूं। आज हमारी एक जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी है कोरोना वायरस के बारे में आपको पूरी जानकारी मिले, ये क्या है और इससे बचाव कैसे हो सकता है। इसलिए हम आपको डराना नहीं चाहते, आपको समझाना चाहते हैं। और इसी के लिए आज हमने बाबा रामदेव को खास तौर पर अपने इस कार्यक्रम में बुलाया है। बाबा आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। क्या योग और आयुर्वेद में कोरोना वायरस से बचने और निपटने का कोई तरीका है? लोग आपसे आज सुनना चाहते हैं। देखिए मेरे प्रिय भाई समित पात्रा जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने और देश के सभी जिम्मेदार नागरिकों ने, चैनलों ने, डॉक्टर्स ने, सब ने कहा है कि भाई प्रिकॉशन तो लेना ही है। खास करके जो विदेश यात्राओं से लौटे हैं लोग, चाहे उनमें अभी कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे तो भी, क्योंकि 5-7 दिन 10 दिन बाद भी लक्षण उभर सकते हैं, तो जो कम से कम विदेशों यात्राओं से लौटे हैं और उनके संपर्क में जो भी परिजन हैं या वो स्वयं भी ऐसे भीड़ भाड़ के एरियो में न जाए, ये तो प्रिकॉशन, चाहे वो गले लगना, किस करना, लोगों का हैंडशेक करना, जो बातें बता चुके हैं मैं उनको दोबारा नहीं दोहराऊंगा समित पात्रा जी। लेकिन आखिर कोरोना से होता क्या है? एक तो सबसे बड़ा असर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है, उसके बाद फीवर होता है, उसके बाद हमारे जो ऑर्गन्स है उसके ऊपर उसका असर पड़ता है, और यदि आदमी की इम्यूनिटी वीक है तो आदमी मर जाता है। पहली बात तो किसी भी वायरस से हमारा शरीर लड़ता है, और शरीर में लड़ने के लिए इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, और इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए कोई इंस्टेंट उपाय है तो एक तो प्राणायाम है। प्राण शक्ति हमारी सबल होगी, और मैंने इसका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया है अमीश भाई। मैं लैब के अंदर बैठा और मैंने जैसे ही प्राणायाम किया, प्राणायाम करने के पहले और प्राणायाम करने के बाद मैंने अपना ब्लड टेस्ट किया। हमारी डॉक्टर सरलेट एलिस हैं, उन्होंने जब मेरे ब्लड रिपोर्ट देखे दूसरे दिन तो मेरे से बोला, ये तो मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखा है, 40 सालों से मैं रिसर्च कर रही हूं योग में, कि योग करने के बाद हमारे WBC बढ़ गए। ये तो इसका मतलब इंस्टेंट हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो जो भी कोरोना से बचना चाहते हैं या कोरोना होने के बाद उससे लड़ करके उससे जीतना चाहते हैं, उसको हराना चाहते हैं, तो उनको एक तो डीप ब्रीदिंग, तीन से 5 मिनट इसको भस्त्रिका कहते हैं। बाबा क्या ये बाहर करनी चाहिए या कमरे के अंदर भी कर सकते हैं? क्योंकि लोग ऑफिस में काम करते हैं, क्षमता बढ़ती है। बाबा क्या ये कमरे के अंदर करनी चाहिए या बाहर करनी चाहिए? क्योंकि लोग ऑफिस में काम करते हैं। कहीं पर भी कर सकते हैं जी। ये
कमरे में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। बस जहां फ्लाइट शादी में होते हैं या एयरपोर्ट शादी में होते हैं तो क्योंकि वहां वायरस की संभावना ज्यादा है, वहां ना करें। जी। तो घर में करे, घर के बाहर करे, आंगन में करे, पार्क में करे, कोई दिक्कत नहीं है। और कोरोना कोई ऐसे हवा में उड़ करके कोई आंधी और तूफान की तरह नहीं होता है कि कहीं से हवा का झोंका आया, जैसे पराली जलती है हरियाणा पंजाब में और दिल्ली तक पहुंच जाती है, ऐसे इसका कोरोना का वायरस कहीं उड़ करके दूसरे देशों से भारत में आने वाला नहीं है। ये मनुष्यों के संपर्क से ही होगा या कुछ जो है मांसाहार से होने की संभावना, उसको अवॉइड करें। वैसे भी जितने भी फास्ट फूड है, जंक फूड है, इसको अवॉइड करना और मांसाहार को अवॉइड करेंगे तो और कुछ जीवों की रक्षा होगी, अच्छी बात है। तो ये 3 से 5 मिनट डीप ब्रीदिंग चाहे कमरे के अंदर करें या बाहर करें। और यदि जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं मैं हवन करके यहाँ पर बैठा हूं, तो अपने घर में यदि गुग्गुल से, गाय के घी से, पवित्र औषधियों से यदि हवन करते हैं, उससे और वातावरण शुद्ध हो जाता है। नहीं तो घी का दीपक तो जला ही सकते अपने घर में। तो पहला डीप ब्रीदिंग भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति। भस्त्रिका में ब्रेथ को इनहेल और एक्सहेल करने में दोनों में बराबर फोर्स लग रहा था। कपालभाति में एक्सहेल करने में पूरा फोर्स लग रहा है। इससे हमारे पूरे इंटरनल ऑर्गन स्ट्रांग होते, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और तीसरा है अनुलोम विलोम। ये 3 तो सबको करने चाहिए, ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग। और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए भ्रामरी, पहले उंगली माथे पर, शीश ने उंगली आंखों पर, कान अंगूठी से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से होता है। कम से कम 3 से 5 प्राणायाम सबको करने चाहिए। जिनको हो चुका है उनको रोग मुक्त होने के लिए, जिनको नहीं हुआ है उनको प्रिकॉशन लेने के लिए, प्रिवेंशन के लिए बहुत जरूरी है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। जिनको हो चुका है और जिनको नहीं हुआ है वो भी, जहां संभावना है होने की, जो लोग बहुत क्राउड के संपर्क में रहते हैं, जो विदेश से कोई व्यक्ति किन्हीं के घर में आया, तो पूरे परिवार को 5 चीजों का काढ़ा पीना चाहिए। एक तो ये गिलोय, सबसे बड़ी एंटी बैक्टीरियल एंटीवायरस कोई जड़ी बूटी है दुनिया में तो गिलोय है। और इसके ऊपर सैकड़ों रिसर्च हो चुके हैं। कोई मैं बिना एविडेंस के, बिना प्रूफ के, और मेडिकल तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करता है, तो इसलिए इसके ऊपर पूरे एविडेंस हमारे पास में है कि किसी भी वायरस से लड़ने की सबसे बड़ी क्षमता होती है तो गिलोय में होती है। तो गिलोय एक व्यक्ति के लिए 1 से 2 डंडी पर्याप्त है। पूरी फैमिली को हो तो ऐसे 3 से 5 डंडी, 4-5 डंडी ऐसे ले ली, 1 किलो पानी में पकाया, इसमें साथ में तुलसी पत्र डाल दे। एक व्यक्ति के लिए 5-7 तुलसी के पत्र पर्याप्त है। 2-3 काली मिर्च, एक छोटा सा टुकड़ा ऐसे ये अदरक का, और एक छोटा सा टुकड़ा ये हल्दी मेरे सामने आप देख रहे हैं, हमने तो यह लगाई हुई, आजकल ताजी भी लोग लगा लेते, ताजी नहीं मिलती है तो 1-2 ग्राम हल्दी, 1-2 ग्राम अदरक या सोंठ, 2-3 काली मिर्च और 5-7 तुलसी के पत्ते एक व्यक्ति के लिए ये पर्याप्त है। जिनको हो चुका है उनको तो दिन में 5-7 बार पिलाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके पिलाते हैं। हमने चिकनगुनिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, इन सब रोगियों को इससे क्योर किया है। इसलिए किसी भी बैक्टीरिया पर, वायरस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट गिलोय का होता है। उसके साथ में दूसरी सहयोगी चीजें, तो 3 से 5 बार होने के बाद पहले जो स्वस्थ है वो प्रिवेंशन के तौर पर मैं रोज आंवला एलोवेरा से उठते ही पीता हूँ, रोज गिलोय पीता हूँ। आज भी मैंने पी रखी है, सुबह मैं पी चुका हूँ, शाम को भी ऐसे ही पी ली थी क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो इम्यूनिटी उससे बहुत अच्छी रहती है। तो सब लोग इसका इस्तेमाल करें। और जिनको जो है ये सैनिटाइज करने के लिए अपने आप को सैनिटाइजेशन नहीं मिलता है जिनको, तो अपने घरों में 1 किलो पानी के अंदर थोड़ा जो है नीम के पत्ते, थोड़ा उसके अंदर कपूर, थोड़ा उसके अंदर फिटकरी ये डाल करके और थोड़ा तुलसी पत्र ये डाल करके उबाल लें। तो नीम के पत्ते 1 किलो पानी में हमने मुट्ठी भर नीम के पत्ते डाल दिए, उसमें 2-3 ग्राम कपूर डाल दिया, उसके अंदर जो है 4-5 ग्राम फिटकरी डाल दी, और उसमें थोड़ा सा हमने जो है तुलसी के पत्र डाल दिए, इसको उबाल करके, और 1 किलो का जब 1/4 बच जाए तो उसी से अपने हाथों को, जो अभी हमारे जो है भाई समित पात्रा जी ब्रांड छिपा रहे थे, तो ये घर में सब जो है सैनिटाइज कर सकते अपने हाथों को, जो मैंने घरेलू उपचार बताया इसके द्वारा। और वैसे एक बात बताता हूं, जरा बहुत गंभीर बात है अमीश जी,
जी, जो लोग विदेशी यात्रियों के संपर्क में हैं, भीड़ भड़ाके वाले एरिया में रहते हैं, जिनका एयरपोर्ट पर और तमाम जगहों पर अनजान लोगों के साथ संपर्क रहता है, ये उनके लिए ये सैनिटाइजेशन वाली बात है, उनके लिए ज्यादा प्रिकॉशन वाली बात है। जो गाँव में रहते हैं, जहां कोई विदेशी नहीं आता है, जहां बाहर के लोगों का संपर्क ज्यादा नहीं होता है, उन लोगों को किसी भी तरह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी मार्च का महीना, अप्रैल आने वाला है, सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, तो इस समय सर्दी जुकाम बुखार जनरली लोगों को हो जाता है। तो वो प्राणायाम करे और जैसे मैंने बताया गिलोय पिए तो सर्दी जुकाम बुखार इससे अपने आप ठीक हो जाएगा। और वैसे भी जो इसके जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं कोरोना के, उनसे भी आप इनसे मुक्ति पा लेते हैं इन औषधियों का प्रयोग करके। बाबा, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे भी हैं और समय में आपका सब थोड़ा कम है, तो कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, बाबा समस्या बड़ी नहीं है लेकिन डर बहुत बड़ा है, तो कई बार डर हावी हो जाता है, उस डर को भगाने के लिए क्या करना चाहिए? हालांकि आप योग गुरु हैं, लेकिन ये अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है। देखो, जो डरा सो मरा। कुछ लोग तो जिसको थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार हो गया, बोलो मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, इसलिए मैंने बोला ये हवा से उड़ करके नहीं होता है, ये जिनको कोरोना हो चुका है उन्हीं के संसर्ग में आने पर नाक से, मुख से या आंख से इसका वायरस एंटर करता है। सोशल मीडिया पे अगला कोरोना हो चुका है उन्हीं से ये रोग होगा, कहीं हवा से उड़ करके या आने वाला नहीं। बाबा, एक सवाल बच्चों के लिए है, बड़े तो प्रिकॉशन ले लेंगे, बच्चे प्रिकॉशन नहीं ले पाते, उनके लिए क्या सलाह होगी? छोटा छोटा सा जवाब बाबा, क्योंकि सोशल मीडिया पे कई सारे सवाल हैं, मैं चाहता हूं कुछ आपसे ले लूं। देखिए, बच्चों को भी थोड़ा प्राणायाम करवाएं। उनके लिए हमने गिलोय का रस बना रखा है, 2 चम्मच गिलोय का रस थोड़ा हनी मिला करके पिला दे। छोटे बच्चों को 1 गोली गिलोय घनबटी या बड़ों को 2-2 गोली सुबह शाम खिला दे, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको भी, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे जी, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा पाएंगे। और अपना सांस्कृतिक तरीका नमस्कार अपनाएं, हेलो अब ना करें, यानी हाथ ना मिलाएं, नमस्कार बेहतर है। बाबा, तो नमस्कार बेहतर है, शाकाहार बेहतर है, और जो है सात्विक आहार बेहतर है। शुक्रिया बाबा रामदेव, अपना कीमती समय न्यूज 18 नेटवर्क को देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए। बाबा रामदेव योग के जरिए, अपनी बातों के जरिए जनता को जागरूक कर रहे हैं, ये वाकई बहुत बड़ा काम है। देश में ऐसा काम शायद ही कोई कर रहा है। बाबा रामदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपने न्यूज 18 नेटवर्क से बात करी।